स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीतू जहान। आज कार्यक्रम में बात करेंगे बेरोजगारी की। छत्तीसगढ़ ने बेरोजगारी के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने छत्तीसगढ़ को सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथा स्थान दिया है, जिस पर CM भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो वहीं बीजेपी से केंद्र सरकार की योजनाओं की सफलता बता रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में घटती बेरोजगारी दर भूपेश सरकार की नीति का नतीजा है? क्या आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़? क्या भूपेश की नीति से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़? क्या प्रदेश की सियासत में मुद्दा विहीन हो रही है बीजेपी? नई बेरोजगारी दर से 2023 में कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने छत्तीसगढ़ को सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में स्थान दिया है। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.1% के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे नंबर पर है। 1.4% के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर है, तो वहीं 1.6% के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर और उड़ीसा तीसरे स्थान पर आया है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश बेरोजगारी दर 3.4% के साथ 7वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 4.9% की बेरोजगारी दर के साथ 9वें स्थान पर है। वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान में बेरोजगारी दर 27.1% है। झारखंड में 17.3% और बिहार में 16% की बेरोजगारी दर रही है। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 34.1% बताई गई है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, उस दिन छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 22% था। एक बड़ा चैलेंज था लोगों को रोजगार देना और बेरोजगारी को कम करना। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 3 साल में जो रोजगार देने कार्य किए हैं, चाहे सरकारी संस्थाओं में भर्ती का मामला हो या ग्रामीण अंचल में योजनाओं के जरिए रोजगार देने का मामला हो या अन्य विषय में, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ छत्तीसगढ़ जनता को हुआ है। CMIE द्वारा जारी इस आंकड़े पर बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। कौन सी बेरोजगारी के लिए बताइए? 21 लाख बेरोजगार रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। उनमें से कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ये जो आया है, ये जो अनस्किल्ड जिनको मनरेगा के तहत रोजगार देने का काम है, उसका पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। उसके तहत बताया गया है शिक्षित बेरोजगार या स्किल्ड बेरोजगार, उसमें तो एक आदमी को उन्होंने नौकरी नहीं दी है, खाली विज्ञापन निकालते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़े नेताओं की माने तो छत्तीसगढ़ ने 3 साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था। इसके तहत गांवों और शहरों के बीच आर्थिक खाई को भरने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के तहत भूपेश सरकार गांवों के आर्थिक उन्नति के लिए कई सरकारी योजना लेकर आई, जिसकी वजह से आज प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान विदेश व्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही, तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही। टीम न्यूज़ स्टेट। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जुड़ गए हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। इसके साथ साथ नितिन भंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। तो जिस तरह से ये अब रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो बेरोजगारी दर है वो घटी है और छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं उपलब्धि की बात है, तो नितिन भंसारी जी क्या मानते हैं एक बड़ी उपलब्धि है फिलहाल छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ निरंतर आर्थिक नीतियों की वजह से, चाहे उद्योग नीति की बात करें, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे हम शहरी अर्थव्यवस्था की बात करें, मजबूती से छत्तीसगढ़ इन दिशाओं की ओर काम कर रहा है। और जैसा कि CMIE जो 45 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के इन आंकड़ों को और बेरोजगारी के आंकड़ों को लगातार एक डाटाबेस बनाकर प्रस्तुत करती आ रही है, इसमें यदि हम देखें तो मैं आपको बता दूं जीतू जी कि अब 2022 की 2018 की बात करें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की, तो छत्तीसगढ़ में ही 22.2% बेरोजगारी की दर थी, जो कि आज जो है 2.1% पर आ चुकी है। कोविड काल के दौरान भी सरकार ने, प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आर्थिक नीतियों पर जो काम किया ये वाकई सराहनीय है। और इसका जो है
फल जो है वो लगातार देखने को भी मिल रहा है। ग्रामीण व्यवस्थाओं की, यदि अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो गौधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और ऐसी बहुत सी योजनाएं, जैसे लघु वनोपज की जो खरीदी की जा रही है छत्तीसगढ़ में, लगभग 54 प्रकार की लघु वनोपजों की खरीदी जो है वो समर्थन मूल्य पे की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है और मुझे बहुत खुशी नहीं, प्रदेश छत्तीसगढ़ वासियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाइयां देता हूँ कि इन बेरोजगारी के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ तेजी से सुधार करते हुए, जो 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और जो आंकड़े 22.2% पर थे, वो आज घटकर 2.1% पर आ चुके हैं। ये बहुत ही धन्यवाद की और ये बहुत ही छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात। जी अखिल जी, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये जो दर है वो कम हो रही है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम होने के कह सकते हैं हम दिशा में बढ़ रही है, क्या आपको इसके पीछे कारण लग रहे हैं और क्या वाकई ऐसा ही है? देखिए, वास्तविकता में मैं समझता हूं किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अगर मजबूती को मैं आंकूं तो मैं इस तरह से आंकूंगा कि क्या मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग और जो कृषक वर्ग है, जो गांव का आदमी है, उसकी इनकम में बढ़ोतरी हुई। अगर बढ़ोतरी केवल अमीर लोगों की इनकम में होती है, जैसे सीएमआई ने पूरे देश के जो आंकड़े दिए उसके अनुसार 97% लोगों की आमदनी या तो कांस्टेंट रही या कम हो गई। 3% लोगों की केवल आमदनी बढ़ी और उन लोगों की बढ़ी जिनका शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट था। छत्तीसगढ़ में जो मुझे लगता है, जो आंकड़े और जिस प्रकार की व्यवस्था और जिस प्रकार की स्कीम्स का मैंने अवलोकन किया और उसका विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि अगर किसान, अगर मध्यम वर्ग और अल्प मध्यम वर्ग, देखिए जो मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करता है वो अमीर वर्ग नहीं करता। अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो वो डिमांड में बढ़ोतरी नहीं करता। जो डिमांड में बढ़ोतरी करता है, जब एक गरीब आदमी के हाथ में, जब मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा आता है तो वो बढ़ोतरी करता है। तो इंडस्ट्री की प्रोस्पेरिटी जो है वो इनकम के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। तो ये जो बेरोजगार की दर कहीं प्रदेश में ज्यादा है, किसी प्रदेश में कम है, इसका जो मूल कारण मैं समझता हूं वो ये समझता हूं कि वहां पर क्या गरीब की इनकम को बढ़ाने के लिए, यही महात्मा गांधी ने कहा था कि जब कोई निर्णय ले तो ये देखें कि जो पुअरेस्ट द पुअर है उस पर क्या अंतर पड़ता है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था, प्रतिपादन किया था कि ग्रामीण क्षेत्र और गरीब, जो पुअरेस्ट, जो अंत्योदय की बात है। तो मुझे जो लगता है, जो छत्तीसगढ़ में शायद उनको सफलता मिली है, क्योंकि देखिए आंकड़ों पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे सीमाई का आंकड़ा हो, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, लेकिन जो मुझे लगता है कि अगर किसान की धान की फसल की उपज उसको मिल जाए, अगर गरीब की इनकम बढ़ जाए, अगर अल्प मध्यम वर्ग की आय न गिरे, अमीर की आय थोड़ी बहुत गिर जाए, इनकम टैक्स बढ़ जाए, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ जाए, तो जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इससे इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा होगा, इससे इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये दर सामने आई है, बेरोजगारी की दर, और कहीं ना कहीं चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तो ऐसे में नितिन जी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी उनका फायदा शायद छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में मिलना था, उत्तर प्रदेश में मिलना था, ये राज्य तो हमसे बहुत पीछे है, वहां क्यों नहीं मिला? जबकि हमारा तो चाहे सेंट्रल जीएसटी का पैसा हो, जीएसटी का पैसा हो, चाहे हमारी केंद्रीय मदों की जो राशियां हैं, लगभग मैं बता दूं आपको गीतू जी, ये लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास हमें केंद्र से छत्तीसगढ़ को लेना है, वो राशि भी हमें नहीं मिली है। उसके बावजूद प्रदेश जो है वो आर्थिक नीतियों पे जो बेहतर काम कर रहा है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी जो एक हमारा प्रोग्राम है उस पे, इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके अलावा गौधन न्याय योजना, मैं बता दूं एक बहुत महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है, जिसका कि केंद्र ने, यहाँ छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं ने शुरुआत में काफी विरोध किया और उसकी हंसी भी उड़ाई, काफी मजाक भी उड़ाई कि छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। आज देखिए इस गोबर खरीदी से कितनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या छत्तीसगढ़ में दूर हुई है। मैं तो मुख्य रूप से इस योजना को काफी ग्रामीण अंचलों में जो आर्थिक नीतियों पे
में जो सरकार ने काम किया उसमें इस योजना को मैं बेहतर मानूंगा कि 2 रुपए किलो में सरकार ने गोबर की खरीदी की, जिसमें स्वच्छता भी रही। और इस गोबर को खरीदने के बाद इसका वर्मी कंपोस्ट जो है वहां गठारों में बना, जहां पर हमारी जो महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं इनको यहाँ पर रोजगार मिला और काफी संख्या में नए रोजगार जो है ग्रामीण अंचलों में क्रिएट हुए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों और गरीबों की जेब में पैसा डालने का काम किया, जिससे उनका परचेसिंग पावर बढ़ा और मार्केट में भी बूम आया। मार्केट में भी खरीदी के वो जो है वो मार्जिन जो है खरीदी की परचेसिंग की वो बढ़ी और इस वजह से देखिए कि छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर स्थिति में है अन्य राज्यों से। जी अखिल जी, क्या वाकई ऐसी जो हालात बने हैं वो जिस तरह से केंद्र सरकार ने मदद की है आप उसका योगदान मानते हैं? क्योंकि लगातार बीजेपी यही बात कहती है कि केंद्र की तरफ से जो मदद दी जा रही थी उसी के चलते ये बेरोजगारी दर में कमी दिख रही है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध पिता और पुत्र का है। जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत के पिता के रूप में हैं और जो राज्य सरकारें हैं वो पुत्र के रूप में हैं। तो ये पिता का कर्तव्य है कि पुत्रों का और पुत्रियों का ध्यान रखें। पुत्र और पुत्रियों का संबंध है कि अपने पिता का ध्यान रखें। तो कोई एहसान नहीं करता पिता अगर बच्चों को पालता है और बच्चे एहसान नहीं करते बुढ़ापे में अगर अपने पिता का ध्यान रखते हैं। तो ये प्रश्न मैं समझता हूं बेमानी है कि किसने क्या किया, ये तो कर्तव्य है। भारत हम सबकी माँ है और इस माँ की सेवा करना केंद्र सरकार का भी कर्तव्य है और राज्य सरकार का भी कर्तव्य है। चलिए अब हमारे साथ रजनीश जी भी जुड़ गए हैं। अखिल जी, रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी विधायक। रजनीश जी, आप क्या मानते हैं एक बड़ी उपलब्धि फिलहाल छत्तीसगढ़ के लिए है और कहा जाता है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में, तो क्या लगता है कि अच्छा काम कर रही है कांग्रेस सरकार? जी नमस्कार सभी व्यूअर्स को। देखिए गीतू जी, अभी जो छत्तीसगढ़ का अभी चौथे नंबर पर स्थान आया है, ये यदि हम देखें हर तीसरे चौथे महीने में इसका जो हमारी एक संस्था है उनके द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं और लगातार वो चेंज होते रहते हैं। यदि ये अभी खुशी मना रहे हैं कि हम चौथे नंबर पर है, हमारी जो 2% हमारी छत्तीसगढ़ की है, यदि हम एक महीने पहले देखेंगे तो इससे हम कम पे थे। पिछले महीने के दर के हिसाब से यदि देखें तो बेरोजगारी की दर यहाँ बढ़ी है और ये जो सारे आंकड़े दिख रहे हैं अभी बेरोजगारी के दर के कम होने के छत्तीसगढ़ में, तो सिर्फ और सिर्फ नरेगा के काम के कारण है। नरेगा के काम के कारण नरवा गुरवा बारी की बात अभी कर रहे थे, उसमें थोड़ा ये बता दे कि नरवा गरवा गुरवा बारी में कितने लोगों को रोजगार सृजन करवाए और फैक्ट के साथ बोले। दूसरी बात, गोधन जो न्याय योजना है गोबर खरीदी में, मेरे को 5 किसान का नाम बता दे छत्तीसगढ़ में जिन्होंने सिर्फ गोबर बेच के अपना जीविकोपार्जन किया, उनका नाम एड्रेस दे दे और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अपन कल ही चल के देखेंगे वो 5 किसान, कोई गोबर बेच के एक आदमी को रोजगार नहीं मिला है। जिनके पास पहले से वो डेयरी चला रहे हैं, इस तरह के काम में लगे हैं, पशु गोधन के जो सेवा में लगे हैं, उन्हीं को गोबर बेचने से जो लाभ हो रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना की बात कर रहे हैं, अरे 500 रुपया आप तो किसानों को दान दे रहे हैं अपने चुनावी गंगा जल के कसम के कारण। यदि आप बात करें छत्तीसगढ़ में स्थायी रोजगार बताइए। और गीतू जी, मैं तो और ये बात भी बोल रहा हूँ, ये दर भी कम होती, हो सकता है हम कर्नाटक से भी कम रहते यदि ये जो 11 लाख आवास था प्रधानमंत्री आवास, इसमें यदि ये पैसा उपलब्ध करा देती राज्य सरकार तो ये दर और कम होती और हम हो सकता है 1 नंबर पर रहते छत्तीसगढ़। ये सरकार कहीं पर कोई रोजगार सृजन नहीं करवा रही। आप 2-4 तो नाम तो बताइए कि स्थायी रोजगार। नितिन जी आपका जवाब दे सकते हैं रजनीश जी। नितिन भंसाली जी, नरेगा का रोजगार को जोड़ के उसी को तो बता रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी में एक को रोजगार नहीं, गोधन न्याय योजना में एक को रोजगार नहीं। तथ्य फैक्ट के साथ बात रखें कि हमने इसमें इतने रोजगार दिए। इसलिए ये रजनीश जी नितिन जी से जवाब ले लेते हैं। बेरोजगारी दर बढ़ी है और ये 3-4 महीने में फिर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की स्थिति और आगे रजनीश जी जरा नितिन भंसाली जी से जवाब ले लेते हैं, शायद आपने जो सवाल किए हैं वो बेहतर तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। जी बताइए नितिन जी। इनके पेट में दर्द इसी चीज का है कि छत्तीसगढ़ में इनके रहते जो नहीं हो पाया, ये हमारे रहते कैसे हो रहा है। अभी ये मेरे आंकड़ों की, हमारी सरकार के आंकड़ों की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि पिछले महीने में ज्यादा था, अभी कम हो गया। शर्म आनी चाहिए। मैं तो पूछता हूँ 2018 में 22.2% था आपका आंकड़ा और आप तो ये CAI जो संस्था है
जो ये सर्वे करती है, जो डाटाबेस तैयार करती है, आप तो इसके आंकड़ों को ही गलत मान रहे हैं। यदि आपके मध्य प्रदेश को इसमें पहले नंबर पे बोलता तो आप बोलते थे ये सही है। तो ये सब चीजें बिल्कुल निराधार है। ये कहते हैं किसको लाभ मिला, अरे करोड़ों रुपया मैडम गोबर खरीदी में बांट दिया गया है। यहाँ पर 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा गया है, उसका वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, उस महिला स्व सहायता समूह की हमारी बहनों को रोजगार मिल रहा है। जब ये आंकड़े बोल रहे हैं, इनकी सरकार, इनके प्रधानमंत्री, इनके केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी जब इस योजना की तारीफ कर रहे हैं, नितिन गडकरी, चलिए नाम लेता हूं, नितिन गडकरी ने कहा है कि इस प्रकार की योजना है तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। जब ग्रामीण अंचलों में विकास हो रहा है, अभी ये कह रहे थे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना पूरे देश में, आपको बता दूं मैं गीतू जी कि पूरे देश में धान का समर्थन मूल्य यदि कहीं मिल रहा है सबसे ज्यादा किसानों को उनकी खेती का, तो वो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। 2500 रुपया प्रति क्विंटल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों का धान समर्थन मूल्य पे खरीदा जा रहा है। इसके अलावा 54 प्रकार की वनोपज की खरीदी, जो महुआ सड़कों पर फेंक दिया जाता था इनके शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के, आज उस महुए को भी छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदने का काम कर रही है। यहाँ पर विकास, चहुमुखी विकास दिखाई दे रहा है, पर इन सबको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मोदिया बिंदी की बीमारी है। इसका इलाज 2018 के चुनावों में छत्तीसगढ़ में तो हो चुका है, 2024 के चुनाव में मुझे लगता है लोकसभा में भी करारी शिकस्त इनको मिलेगी। रजनीश जी, क्या वाकई ऐसा है, मुद्दा विहीन हो गई है अब बीजेपी? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी है, लेकिन अगर उसी पर काम कर लिया जाए तो शायद विपक्ष के पास कोई बड़ा सवाल रहता नहीं उठाने के लिए। जी रजनीश जी। रजनीश जी, क्या वाकई ऐसा है, मुद्दा विहीन हो गई है अब बीजेपी? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी, लेकिन अगर उसी पर काम कर लिया जाए तो शायद विपक्ष के पास कोई बड़ा सवाल रहता नहीं उठाने के लिए। जी गीतू जी, अभी हमारे मित्र जो हैं सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि हमने इतने प्रकार की खरीदी की राजीव गांधी न्याय योजना की। मेरा एक सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही एक सामान्य प्रश्न क्यों, कोई बहुत ज्यादा वो टेक्निकल प्रश्न नहीं है कि आपके वो जो वनोपज खरीदी से, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से, गोधन न्याय योजना से और किसानों को जो आप धान का अतिरिक्त भाव दे रहे हैं, इसमें कितने रोजगार सृजित हुए और कैसे हुए, कैसे आपने रोजगार दिया? मैं किसान हूं, धान उत्पादन कर रहा हूं, आज एमएसपी 1940 है। आप चुनाव जीतने के लिए 36 बड़े बड़े वादे गंगा जल के कसम खाकर किए, उसमें आप 500 550 रुपया मिला के दे रहे हैं। आपको 800 देना था, जब घोषणा 1700 था तो आपको तो 800 प्रति क्विंटल देना था, आप उसमें भी 250 रुपया का बाजी मार रहे हैं। तो इसमें रोजगार कैसे किए? जितनी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा है, चाहे 15 वित्त हो, नरेगा हो, उसी में जो रोजगार सृजित हुए हैं, अस्थायी रोजगार, उसी रोजगार को, और मैंने पहले कहा गीतू जी, ये आंकड़े बदलते रहते हैं। यदि हम पिछले महीने का देखें तो हम 1.8% में थे, अभी हम 2.7 में चले गए हैं। तो उस हिसाब से पिछले महीने से बेरोजगारी दर बढ़ी है और आने वाले 3-4 महीने में देखेंगे कि ये दर और बढ़ेगी। और रही बात, ये जो बात करते हैं कि हम मध्य प्रदेश से आगे हैं, उत्तर प्रदेश से आगे हैं, नंबर 1 में कर्नाटक बीजेपी शासित राज्य, नंबर 2 में हमारे गुजरात बीजेपी शासित राज्य, तीसरे नंबर चलिए अखिल जी से जानते हैं कि वाकई ऐसा होगा आने वाले समय में। मध्य प्रदेश, पांचवें में उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ की पॉपुलेशन वाला, 8 करोड़ 10 करोड़ की पॉपुलेशन वाला राज्य, और ये 2.5 करोड़ वाले बोलते हैं अखिल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से रजनीश जी बता रहे हैं कि पहले ये दर कम हो गई थी लेकिन एक बार फिर से बढ़ गई है? नरेगा को छोड़ने रजनीश जी, मैं आपके पास एक बार फिर से रुक करूंगी। नितिन जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, जरा हम अखिल जी से बात कर लेते हैं। आपने स्थायी रोजगार की विभागों में दिया, और जो आप योजनाएं गिना रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, उसमें कितने लोगों को कैसे रोजगार दिया, इसको मेरे को बताइए। रजनीश जी, नितिन जी, बेरोजगारी की दर कम हुई। अगर आप दोनों शांत रहेंगे तो हम अखिल जी से बात कर सकते हैं। जी अखिल जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, जैसे कि बता रहे हैं रजनीश जी की पहले ये दर कम थी लेकिन अब बढ़ गई है, आने वाले समय में क्या ट्रेंड रहेगा? देखिए, आने वाले समय में ट्रेंड केवल 3 चीजों पे निर्भर करेगा। पहली बात ये होगी कि क्या ओमिक्रॉन
का जितना खतरा है हम उसे सही आंक रहे हैं या ज्यादा आंक रहे हैं। ये खतरनाक है उतना ही जितना कि सेकेंड वेव में था या उससे कम है पहला। दूसरा ये है कि इसकी भयावहता का जो परसेप्शन है वो ज्यादा होगा कि कम होगा। और अगर लॉकडाउन होंगे, अगर परचेजर घर से बाहर नहीं निकलेगा, अगर अपने घर में सिमट जाएगा तो इंडस्ट्री पे इंपैक्ट पड़ेगा। जितना भय रहित होगा उतना वो मार्केट में निकलेगा और परचेजिंग करेगा। और तीसरी बात जो निर्भर करती है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में करती है कि वो अपने जो उन्होंने मार्केट के अंदर पैसा पंप इन किया था, फेड ने जो बॉन्ड खरीदे थे और मार्केट में पैसा डाला था, यूरोप ने भी डाला था, अमेरिका ने भी डाला था, चीन ने भी डाला था, मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा इंपैक्टेड नहीं हुई थी। क्या कोरोना के डर से, जैसे फेड ने कहा है कि वो जो है उसमें कटौती करेगा, लिक्विडिटी में कटौती करेगा, तो वो लिक्विडिटी में कटौती करेगा या नहीं करेगा इस बात पे डिपेंडेंट होगी। और चौथी बात इस बात पे डिपेंडेंट होगी क्या गरीब और मध्यम वर्ग के हाथ में येन केन प्रकारेण किसी प्रकार से पैसा पहुंचाया जाएगा। क्योंकि 2 साल पहले जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ था, आज उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 लाख करोड़ है। और जो गरीब और मध्यम वर्ग है, जो नौकरी पेशे वाला मध्यम वर्ग है, उसकी आमदनी घटी है या स्थिर है। अगर गरीब और मध्यम वर्ग के हाथ में किसी प्रकार से भी पैसा पहुंचा दिया जाए तो जीडीपी भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए जिसकी इनकम 5 लाख रुपए महीना है, 20 लाख रुपए महीना हो जाए वो नई चीज नहीं खरीदेगा। जिसकी इनकम 5,000 है, अगर उसकी 7,000 हो जाए तो 2,000 में नई नई चीजें खरीदेगा और इंडस्ट्री में डिमांड क्रिएट होगी। तो ये जो डिस्पैरिटी है अगर ये कम हुई और सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के हाथ में किसी प्रकार से भी पैसा दिया तो इंडस्ट्री का जो डाउन ट्रेंड है वो नहीं होगा। आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या कोरोना जो ये ओमिक्रॉन है ये खतरनाक है, इसका परसेप्शन क्या है, ये कितना जानलेवा है, ये नहीं है या है, ये समय बताएगा। और किस प्रकार से हम जो हमारी इनकम है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नितिन जी, क्या प्रदेश सरकार इसके लिए तैयार है? क्योंकि जिस तरह से सर ने बताया अभी कि कुल मिलाकर जो ओमिक्रॉन है वो कितना भयावह हो सकता है इसी पर डिपेंड करेगा। फिलहाल क्या कुछ प्रदेश सरकार योजना बना रही है जिसके चलते छोटे से छोटे वर्ग को भी इसका फायदा मिल पाए? देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार जो है गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है। यहाँ पर गरीबों को, किसानों को और मध्यम वर्गियों को फोकस करके ही काम किया जा रहा है। केंद्र के जैसा नहीं है कि अडानी और अंबानी की संपत्तियां लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर गरीबों की और किसानों की संपत्तियां बढ़ रही है, उनका परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका असर मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। भूमिहीन राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की भी शुरुआत की जा रही है। इसके तहत भी जो भूमिहीन किसान है उनको उनके बैंक के खातों में सीधा ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत उनको सीधे खातों में पैसा दिया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो किस्तों में जो पैसा इनको 3 किस्तों में दिया जा रहा है वो पैसा उनको उनकी जेबों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा गोबर खरीदी जो है ये निरंतर जारी रहेगी। गोधन न्याय योजना के माध्यम से वनोपजों की खरीदी लगातार जारी रहेगी। और मैं बता दूं कि रोजगार की दिशा में यदि हम बात करें तो ऊर्जा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग, शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य कई विभागों में बम्पर भर्तियों के विज्ञापन निकले जिनका प्रोसेस जो है उनको जॉब देने का प्रोसेस जो है वो लगातार जारी है। तो आने वाले समय में हम इस आंकड़ों में और तेजी से सुधार करेंगे। निश्चित तौर पर ओमिक्रॉन जो है इसकी दस्तक पूरे देश में है। छत्तीसगढ़ हालांकि अभी ओमिक्रॉन से अछूता है, पूरे प्रदेश में अभी एक ही केस की जानकारी मिली है। सरकार सजग है, सरकार ने सारी व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त करके रखी है और हम बिल्कुल इस कोरोना की तीसरी वेव से सारे संसाधनों के साथ, अस्त्र शस्त्र और पूरे चिकित्सकों की टीम, स्वास्थ्य अमले के साथ हम बिल्कुल तैयार हैं। और निश्चित तौर पर कहीं पर भी अर्थव्यवस्था अभी भी नहीं लड़खड़ाएगी जैसा पहली और दूसरी लहर में भी नहीं। रजनीश जी, आप भी मानते हैं उतनी तेजी के साथ काम हो रहा है प्रदेश में?
तो लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है रजनी जी के, और कहीं ना कहीं नितिन जी आपसे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ये दर कम होती जा रही थी और अब अचानक से बढ़ गई है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में ऐसी योजनाएं रहेंगी कि कम से कम जो निम्न वर्ग है, किसान हैं और ऐसे लोग जो कि स्किल्ड लेबर हैं, उनको इसका फायदा हो। जी 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके हाथ से गई और हमारे हाथ पे ये सरकार आई, जब बेरोजगारी की दर इस प्रदेश में 22.2% थी, जो कि घटकर अप्रैल 2020 में 3.4% हुई। और अभी इस प्रदेश की जनता को, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जनहित में जो काम किए, जो चलिए उम्मीद करते हैं बेरोजगारी दर में और कमी आएगी और छत्तीसगढ़ विकास की राह पर चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।